सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ पूरा समझाता हूं मैं तुमको। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है तब जो उसका मोमेंटम होता है। जो मोमेंटम हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो मोमेंटम लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था, वो लीनियर मोमेंटम ही था। हमने उसको मोमेंटम बोला, बट उसका पूरा नाम क्या है? लीनियर मोमेंटम। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही तो पढ़ रहे हैं। अब जब बॉडी घूमती है तब भी उसका एक मोमेंटम होता है, लेकिन उसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। घूमने वाली बॉडी के मोमेंटम को क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम। सीधे चलने वाली बॉडी के मोमेंटम को क्या बोलते हैं? लीनियर मोमेंटम। तो इस चैप्टर में हम किसकी बात कर रहे हैं? लीनियर मोमेंटम की। तो इसलिए अगर हम सिर्फ मोमेंटम लिखें, अगर हम सिर्फ मोमेंटम लिखें तो भी उसको लीनियर मोमेंटम ही माना जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में मोमेंटम का मतलब ही लीनियर मोमेंटम है। तो ये लॉ क्या कहता है, इसको लॉजिकली समझो जरा। ऐसे इसकी स्टेटमेंट रटने से क्या होगा? फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम। फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम। पहले मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स देता हूं, उन एग्जांपल्स के बेसिस पे तुम खुद ही समझ जाओगे इस लॉ का मतलब। सोचो, मोमेंटम क्या था? मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या था? मास इंटू वेलोसिटी। यानी मोमेंटम उस बॉडी का ज्यादा होगा जिसका मास भी ज्यादा होगा और जिसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। मतलब अगर एक हैवी बॉडी बहुत ज्यादा वेलोसिटी से चल रही है तो उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा। समझ में आता है? अब एग्जांपल सुनो, कई एग्जांपल देता हूं मैं तुमको। जैसे यहां पे एक फुटबॉल है, इस फुटबॉल को किसी ने किक मारा। यहां पे एक फुटबॉल है, रखी हुई है ग्राउंड पे। सब लोग इधर ध्यान देंगे। फुटबॉल रखी है ग्राउंड पे और उस फुटबॉल को किसी ने बहुत ही ज्यादा सुस्त वे में किक मारा आके। फुटबॉल रखी है ग्राउंड पे, कोई ऐसे सोता होता आया और उसने हल्का सा उसको किक मारी, हल्का सा उसको पुश किया। ठीक है, समझ में आ गई पहली सिचुएशन। अब एक दूसरी सिचुएशन इमेजिन करो कि ये फुटबॉल रखी है और कोई भागता हुआ आया और पूरे ताकत से इसको किक मारी। दोनों सिचुएशन समझ में आ गई? दोनों सिचुएशन समझ में आ गई ना? तो एक सेकंड बाद, आफ्टर 1 सेकंड, दोनों सिचुएशंस में आफ्टर 1 सेकंड या आफ्टर 2 सेकंड या आफ्टर 5 सेकंड, मान लो दोनों सिचुएशंस में आफ्टर 1 सेकंड मोमेंटम ज्यादा किस सिचुएशन में होगा? एक सेकंड बाद मोमेंटम अगर कंपेयर करें, एक सेकंड बाद अगर मोमेंटम कंपेयर करें तो किस सिचुएशन में ज्यादा होगा? जिसमें बहुत तेज हिट करा। ठीक है, अब क्या होता है अगर मैं इसको इस लैंग्वेज में पूछूं कि ज्यादा फोर्स किस केस में लगी? दोनों में सेम लगी। तुम्हें फोर्स का आइडिया ही नहीं है फिर। अगर मैं किसी चीज को ऐसे करूं और या फिर ऐसे करूं तो मैं साइंस समझाने में मजा ही नहीं आता। किस केस में ज्यादा फोर्स लगी? दूसरे केस में, ऑब्वियसली दूसरे केस में। इसमें फिजिक्स थोड़ी लगाना है, तो कॉमन सेंस की बात है, आम आदमी को भी पता है। अगर कोई तेज मारेगा, किसी को पूरी ताकत से मारेगा, वही फोर्स होती है और क्या होती है, तो वो ज्यादा फोर्स है। अगर कोई आराम से मारेगा तो कम फोर्स है। सुना नहीं क्योंकि चल रही हैं बातें आंखों आंखों में। वो सुस्त उसको बता रहा है, वो तेज इसको बता रहा है, तो ध्यान दे ले इस पे। फिर देख इस वजह से क्या होता है कि फिर सुनते नहीं है बच्चे, क्योंकि ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है। तो आफ्टर 1 सेकंड, सेकंड केस में मोमेंटम ज्यादा होगा। सेकंड केस में मोमेंटम ज्यादा होगा जहां पर कि ज्यादा फोर्स लगी है, ज्यादा पावर से किक मारी है जहां पे।
पूरी ताकत से किक मारी है, वहां पे मोमेंटम ज्यादा होगा। इतनी बात समझ में आती है? तो ये लॉ पता है क्या कहता है, अब हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी है, ये लॉ कहता है जब ज्यादा फोर्स लगेगी तो कम टाइम में ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा। दोनों सिचुएशंस को सोचो कि दोनों सिचुएशंस में इनिशियल मोमेंटम तो जीरो था। अरे फुटबॉल रखी हुई थी ना, अगर फुटबॉल रखी हुई थी तो v क्या था, जीरो। तो दोनों केसेस में इनिशियल मोमेंटम तो क्या था, सेम सेम जीरो। अब पहली सिचुएशन में जब बहुत आराम से किक मारी गई तो आफ्टर 1 सेकेंड, एक हम वैल्यू लेते हैं कि मान लो आफ्टर 1 सेकेंड 10 यूनिट का मोमेंटम था। लेकिन जब बहुत तेज किक मारी गई तो आफ्टर 1 सेकेंड 100 यूनिट का मोमेंटम होगा, है ना। तो इसका मोमेंटम 1 सेकेंड में कितना चेंज हुआ, 10 यूनिट। जबकि इसका मोमेंटम 1 सेकेंड में कितना चेंज हुआ, 100, क्योंकि इस पे ज्यादा फोर्स लगी थी। और इसमें लॉ बताने का क्या है, ये तो डेली लाइफ की हमारी ऑब्जर्वेशन है। और क्या है कि अगर ज्यादा फोर्स लगाओ तो कम टाइम में ज्यादा मोमेंटम चेंज कर पाओगे। ज्यादा फोर्स लगाने पे कम टाइम में ज्यादा मोमेंटम चेंज कर पाओगे। कम फोर्स लगाओगे तो उतने ही टाइम में कम मोमेंटम चेंज होगा। हिंदी में समझ में आती है ना ये बात? तो इसी की ट्रांसलेशन है सेकंड लॉ। इसी बात को अंग्रेजी में बोल दो तो सेकंड लॉ है। हाँ, दोनों का टाइम सेम लिया, 1 सेकंड 1 सेकंड। जिसमें ज्यादा फोर्स लगी थी उसका मोमेंटम ज्यादा चेंज हुआ कि नहीं, सो दैट इज सेकंड। देखो फिजिक्स है, लॉज नहीं समझ में आएंगे, क्वेश्चन होने से रहे। न्यूमेरिकल फॉर्मूले से नहीं होता है फिजिक्स में, कॉन्सेप्ट से होता है। तुमको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो न्यूमेरिकल होगा, नहीं तो फॉर्मूला रटने से नहीं होगा। तो तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अभी सब बताता हूं इसमें जितने भी वर्ड्स हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा। तो फोर्स जितनी लगेगी वो उसके मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ज्यादा फोर्स लगेगी ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा, कम फोर्स लगेगी कम मोमेंटम चेंज होगा। देखो अब इसकी एक एक वर्ड पे चलते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक बॉडी पे फोर्स लग रही है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं बोला, रेट ऑफ चेंज बोला है। मतलब कि टाइम की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहां पे कि मोमेंटम चेंज कितना हो रहा है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ज्यादा फोर्स लगने से मोमेंटम ज्यादा चेंज होता है कम टाइम में। एक 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 चीज और समझो इसमें, जैसे कि अगर हम फुटबॉल वाला एग्जांपल लें, ये फुटबॉल है, इसको बहुत हल्के किक मारी, दूसरे को बहुत तेज किक मारी, उसका मोमेंटम 1 सेकंड में ही 100 हो गया और इसका मोमेंटम तो 1 सेकंड में 10 ही हुआ। पर कभी तो इसका भी 100 हो जाएगा चलते चलते। लेकिन इसका इसका मोमेंटम 100 होने में 10 सेकंड लगेंगे, जबकि इसका मोमेंटम 100 कितनी देर में हो गया, 1 सेकंड में। तो मोमेंटम चेंज कितना हुआ दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, कितने टाइम में चेंज हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। अगर कोई टाइम की बात ही ना करे, इसका मोमेंटम 10 सेकंड का ले ले, इसका 1 सेकंड का ले ले, तो वो तो बोलेगा ना कि दोनों में चेंज बराबर हुआ है, 100 का। लेकिन सवाल वो नहीं है कि चेंज कितना हुआ है, सवाल है कि ज्यादा चेंज किसमें कम टाइम में हुआ है। इसका मोमेंटम 100 10 सेकंड में हुआ, इसका मोमेंटम 100 1 सेकंड में हुआ है। इसका मतलब है इस पे ज्यादा फोर्स लगी। तो जब हम किसी चीज को फिजिक्स में टाइम से डिवाइड करते हैं ना, टाइम से डिवाइड करते हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं रेट। समझे? जैसे स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो जब हम उसको डिफाइन करेंगे तो हम बोलेंगे कि स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। ठीक है, सो ये क्या कह रहा है कि जितना भी मोमेंटम चेंज हुआ है अगर उसको टाइम से डिवाइड कर दो तो वही फोर्स होती है। समझ गए? क्या है?
अभी उसी से तो क्लास की शुरुआत करी थी। मास इंटू वेलोसिटी, केजी एमएस क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। मैं तुम्हें सेकंड लॉ समझ नहीं आया है ना, आ गया? तो चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करने पे फोर्स आ जाएगी। अगर ज्यादा मोमेंटम, देखो अगर कोई फ्रैक्शन है, अगर कोई फ्रैक्शन है a बाय बी, तो फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी होती है ना जितना ज्यादा a हो और जितना कम b हो। फ्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है, न्यूमरेटर ज्यादा हो, डिनोमिनेटर कम हो। तो अगर फोर्स निकालना चाहते हो, और फोर्स का फॉर्मूला हम कह रहे हैं चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो इसीलिए तो कह रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा, जितना ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा और जितने कम टाइम में चेंज होगा, उतनी ज्यादा फोर्स होगी कि नहीं होगी? बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूं लेकिन अलग अलग वर्ड्स में, बस वो एक ही चीज पकड़नी है तुमको। जितना ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा, जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे बॉडी का, उतना ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा उतने कम टाइम में। तो अब हम इसको और एग्जांपल से समझेंगे। ये देखो, हमने ये फुटबॉल वगैरह वाला तो समझ लिया। पहला एग्जांपल है, अगर कोई बॉडी, अगर कोई बंदा फर्स्ट फ्लोर से गिर जाए, नीचे कंक्रीट फ्लोर हो, अगर कोई बंदा फर्स्ट फ्लोर से गिर जाए तो उसे कम चोट आएगी, और वही बंदा 10th फ्लोर से गिर जाए तो उसे ज्यादा चोट आएगी। अब सवाल है क्यों? अब यहां पे वो आम आदमी वाली बात नहीं चलेगी कि ऑब्वियसली, अरे ऑब्वियस नहीं होता। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है इस बात की? इससे जो बंदा, ध्यान से सुनना, जो बंदा फर्स्ट फ्लोर से गिरा, मान लेते हैं जब कोई ग्राउंड को टच करता है तो ग्राउंड को टच करते ही रेस्ट पे आ जाता है, क्योंकि कंक्रीट फ्लोर है, धसेगा तो नहीं उसके अंदर, गिरते ही जीरो। तो बंदे का मोमेंटम गिरने के बाद तो जीरो है, ये तो पक्की बात है। और जब वो फर्स्ट फ्लोर से गिरा तो फर्स्ट फ्लोर की तो हाइट कम है, तो फर्स्ट फ्लोर से जब वो गिरा तो उसकी जो स्पीड होगी कम एक्वायर करेगा वो स्पीड। अगर स्पीड कम एक्वायर करेगा तो मोमेंटम होता मास इनटू वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी कम एक्वायर करेगा तो मोमेंटम भी उसका कम ही होगा। मान लेते हैं जब वो फर्स्ट फ्लोर से गिरा, जब उसने ग्राउंड को टच किया तो ग्राउंड के टच करने के टाइम पे उसका मोमेंटम था 100, जो इमीडिएटली 100 से क्या हो गया, जीरो। मान लेते हैं, इमीडिएटली को कुछ नाम दे देते हैं, मान लो 1 सेकंड में। मान लो जब कोई बंदा गिरता है तो 1 सेकंड उसको लगता है स्टॉप होने में, मान लो। एक तो नहीं लगता, कितना लगता है, बहुत कम लगता है, बट टू कीप इट सिंपल मान लेते हैं कि 1 सेकंड लगता है, ठीक है। अब जो गिर रहा है 10वें फ्लोर से, क्या जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तब उसका मोमेंटम क्या 100 ही होगा? बहुत ज्यादा होगा। मान ले उसका मोमेंटम है 2000, और वो 2000 भी जीरो हो गया एकदम से, यानी इतने ही टाइम में, यानी 1 सेकंड में। तो ज्यादा मोमेंटम चेंज किस में हुआ सेम टाइम में? दूसरे वाले में। तो जिसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा सेम टाइम में, उस पर फोर्स ज्यादा होगी। तो दूसरे वाले बंदे पे फोर्स ज्यादा लगी, इसलिए उसको इंजरी ज्यादा हुई। हाँ, एक बात बता, इंपैक्ट का टाइम सेम नहीं होगा। अगर मैं किसी चीज को ऊपर से फेंकूं, अगर इसको मैं यहां से फेंकता हूं, ये तो चलो बाउंस करा, मान लो बाउंस नहीं करती ये चीज, तो जब ये ऐसे ग्राउंड पे टच करेगी बस रुक गई। और अगर ये 50वें फ्लोर से गिरेगी तो भी तो रुकी जाएगी ना। तो जो इंपैक्ट का टाइम है वो तो सेम ही रहेगा दोनों केसेस में। ऐसा थोड़ी होता कि जो ऊपर से गिरता है उसको रुकने में ज्यादा टाइम लगता है ग्राउंड को हिट करने पे, और जो नीचे से गिरता है उसको ग्राउंड हिट करने पे कम टाइम लगता है, ऐसा थोड़ी होता है। इंपैक्ट का टाइम तो सेम ही रहता है ना दोनों का। समझ में आ गया? और एग्जाम्पल, तभी तुम्हें लॉ समझ में आएगा। और एग्जाम्पल सुनो,
सेकंड एग्जांपल, अगर कोई कार में जा रहा है, कार चल रही है धीरे, सामने आ गई दूसरी कार, सामने किसी ने गलत कार पार्क करी हुई है रोड पे, ठीक है, कार चल रही है धीरे, तो ये जो धीरे कार चल रही थी वो गलत कार में जाके भिड़ गई। अब दूसरी सिचुएशन, एक कार है हाईवे पे चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और तब वो एक खड़ी हुई कार से भिड़ गई, ज्यादा डिस्ट्रक्शन कौन से केस में होगा? क्यों? इस लॉ के बेसिस पे बताना है। मैंने क्वेश्चन तो चेंज ही नहीं किया, मैंने बंदे की जगह गाड़ी कर दी, जमीन की जगह खड़ी हुई गाड़ी कर दी, और जो फर्स्ट फ्लोर से गिरा उसको स्लो गाड़ी बोल दिया, जो 10th फ्लोर से गिरा उसे फास्ट गाड़ी बोल दिया। क्वेश्चन तो वही रहा, क्योंकि ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा सेम टाइम में। इसलिए अब मेरी बात सुनना, जो फर्स्ट फ्लोर से गिरा, अगर वो कंक्रीट फ्लोर पे ना गिरता, गद्दों पे गिरता या पानी में गिरता, तो उसे चोट ना आती? तुरंत जीरो पे नहीं जाता। अगर गद्दे पे गिरता तो गद्दा दबता, तो उसको नहीं, बाउंस की बात ही नहीं है, लॉ समझो, नहीं तो तुम न्यूमेरिकल गलत कर दोगे। एकदम से जीरो नहीं होता। अब मान ले, एक मिनट, पहले उसका मोमेंटम 100 से जीरो हो गया था 1 सेकंड में, अब गद्दे दबेंगे, अब उसका मोमेंटम मान ले गद्दे दबे तो उसका मोमेंटम, उसको जीरो होने में 4 सेकंड लगे, लेकिन मोमेंटम चेंज तो अभी भी 100 ही हुआ, लेकिन कितने टाइम में हुआ? 4 सेकंड में। तो वही फोर्स जो 100 थी अब 25 रह गई, अब 25 न्यूटन में तो उसको चोट नहीं लगेगी। समझ में आया? पानी पे गिरेगा तो भी जीरो होने में टाइम लगेगा। नेट लगा के रखते हैं ना, नेट, सर्कस में नेट लगा के रखते हैं, या मॉल्स वगैरह में नेट लगा के रखते हैं, क्योंकि नेट पे जो गिरेगा उसे चोट नहीं लगेगी, क्योंकि नेट उसका मोमेंटम जीरो होने ही नहीं देगा, वो रोकेगा नहीं, वो दबेगा, जिससे बंदे का मोमेंटम जीरो होने में टाइम बढ़े। हैं? ट्रैम्पोलिन पे इसीलिए चोट नहीं लगती ना लोगों को। और इसी लॉ से एक क्वेश्चन आता है कि जब कोई क्रिकेटर बॉल कैच करता है, तो वो जब बॉल को कैच करता है तो वो अपने हाथ ऐसे करता है ना, ऐसे बॉल को कैच करके ऐसे हाथ नीचे करता है। बाउंस बैक का कोई लेना देना नहीं है इस पूरे लॉ में, तुम गलत लिख के आओगे एग्जाम में। हाँ, जहां तुम्हारा बाउंस बैक वर्ड देखा टीचर ने, पूरा आंसर काट देगा। इस लॉ का बाउंस बैक से कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल अलग टॉपिक है, फिजिक्स का कोलिजन बोलते हैं उसको। मैं तो बोल भी नहीं रहा, तुमको लॉ नहीं समझ में आ रहा, तुम कुछ भी एक्सप्लेनेशन दिए जा रहे हो। जब कोई बंदा फोर्स कम करना चाहता है तो वो टाइम बढ़ाएगा मोमेंटम चेंज का। अब उसे पता है कि बॉल उसकी तरफ एक ही मोमेंटम से आ रही है, 100 के मोमेंटम से मान लो बॉल उसकी तरफ आ रही है, अब उसकी मर्जी, वो 100 को जीरो 1 सेकंड में कर दे तो उस पर फोर्स बहुत ज्यादा लगेगी, वो 100 को जीरो 2 सेकंड में करे तो आधी रह जाएगी फोर्स, वो 100 को जीरो 4 सेकंड में करे तो 1/4 रह जाएगी। तो वो ऐसे करके टाइम लेता है जीरो करने में। बाउंस बैक, अच्छा, मैं समझा ही नहीं रहा हूं वो तुम सुन कैसे लेते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। जब मैं वो चीज समझा ही नहीं रहा और तुम समझ कैसे रहे हो? तुम, मैं बोल कुछ और रहा हूं, तुम्हें सुन कुछ और रहा है। और क्वेश्चन है, जैसे कोई एथलीट है, जब वो रेस कंप्लीट करता है तो वो एकदम से नहीं रुकता ना, टाइम लेता है ना। रिबन को जब वो तोड़ता है तो वो एकदम से तो नहीं रुकता, धीरे धीरे रुकता है, क्योंकि एकदम से रुक जाएगा, वो इतना मोमेंटम लेके आ रहा है, एकदम से रुक जाएगा। हम इसको इस पॉइंट इस लॉ से बताएंगे ना, कि अगर वो एक मोमेंटम लेके आ रहा है तो वो मोमेंटम
एकदम से जीरो कर देगा तो उस पर फोर्स बहुत ज्यादा लगेगी, तो वो उसको जीरो करने में टाइम लेगा। अरे वो ठीक है, मैं फर्स्ट लॉ से नहीं बोल रहा हूँ एक्सप्लेनेशन, सेकंड लॉ से बोल रहा हूँ। हाँ, कम टाइम। हाँ हाँ। अब देखो, इसको हम लिखेंगे सिंबल्स में, ठीक है। F इक्वल टू P2 माइनस P1 बाय T। अगर बॉडी का मोमेंटम P1 से P2 चेंज हुआ है T टाइम में, अगर बॉडी का मोमेंटम P1 से P2 चेंज हुआ है T टाइम में, तो इसी लॉ को अगर हम सिंबल्स में लिखेंगे तो ये आएगा कि नहीं? F इक्वल टू P2 माइनस P1 अपॉन T। हाँ, N मतलब फोर्स की जगह ये कह रहे हैं न्यूटन में लिखेंगे। तुम्हें ये पता है ना कि यूनिट अलग चीज होती है और जो क्वांटिटी है उसका सिंबल अलग चीज होती है। वेलोसिटी को v लिखते हो कि मीटर पर सेकंड लिखते हो? तो फोर्स को F लिखोगे कि न्यूटन लिखोगे? फोर्स की यूनिट है न्यूटन बेटा, फोर्स की यूनिट है, फोर्स का सिंबल थोड़ी है न्यूटन। देखो, मान लो यहां पर एक बॉडी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं इस फॉर्मूले से। यहां पर एक बॉडी है और उस बॉडी पे हमने फोर्स लगाई F। मान लो यहां पर एक बॉडी थी जिसका मास था m, उस पे हमने एक फोर्स लगाई F। इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी थी u, और F फोर्स लगाने से यहां तक आते आते इस बॉडी की वेलोसिटी हो गई v, और यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है s, और यहां से यहां तक बॉडी को जो टाइम लगा वो है t, और एक्सेलरेशन है a। समझ गए? ये बिल्कुल वही सिचुएशन है ना जिससे हमने अपने जो वो इक्वेशंस डिराइव करी थी, बट एक चीज एक्स्ट्रा लगा दी हमने इसमें, फोर्स। ठीक है, तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। तो यहां पे जरा पुट करें, F इक्वल टू P2 mv माइनस P1 mu डिवाइडेड बाय T। अब ये S पता नहीं क्यों बोल रहा है, दोबारा बताऊं? टाइम ही तो है डिनोमिनेटर में, और क्या है? P2 है m इंटू वी, P1 है m इंटू यू, डिवाइडेड बाई T ही तो है। F इक्वल टू, अगर मैं यहां से m कॉमन ले लूं, v माइनस यू अपॉन टी, फर्स्ट इक्वेशन से v माइनस यू अपॉन टी होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम विच इज एक्सेलरेशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ से ये जो फॉर्मूला निकलता है, फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों में से एक है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स जो है वो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। समझ में आया? और ये डेरिवेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स में इसको लिख दें हम, क्या? हाँ, यही तो होता है, v माइनस यू अपॉन टी ही तो a होता है। हाँ, तो लिख दिया उसकी जगह। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
SI unit of force SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। न्यूटन का सिंबल क्या होता है? कैपिटल N। 1 न्यूटन, इधर ध्यान दो, 1 न्यूटन इज 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर क्वेश्चन आएगा डिफाइन 1 न्यूटन, कहां है डेरिवेशन? बता रहा हूं, हमको आएगा कि डिफाइन 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन क्या है? 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर एक बॉडी है जिसका मास है 1 kg और उस पे एक फोर्स लगे और उस फोर्स की वजह से बॉडी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से चलने लगे, तो वो फोर्स कितनी होगी? 1 न्यूटन। समझ आया? फोर्स is said to be 1 Newton when it produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg। है ना? समझ में आया? Force is said to be 1 Newton when it produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg।